हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से कौन से लिगेंड्स वीक फील्ड लिगेंड होते हैं और कौन से लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, कौन से लिगेंड्स पेयरिंग करते हैं, कौन से लिगेंड्स पेयरिंग नहीं करते। वो एक सीरीज़ थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट था लिगेंड्स का और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे। आज हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। दो कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, और दोनों ही आयरन के हैं। Fe सिंबल है आयरन के लिए। अब यहाँ एक में तो कॉम्प्लेक्स है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और एक में है सियानो मॉलिक्यूल्स के साथ, सियानाइड लिगेंड के साथ है। और इसमें इसने पूछा है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स तो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है लेकिन ये वाला कॉम्प्लेक्स वीकली पैरामैग्नेटिक है। सबसे पहले हम लिखेंगे इनका एटॉमिक नंबर। दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस हैं, पहले हम इन कॉम्प्लेक्सेस को ही लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे FeH2O6 3 पॉजिटिव और FeCN6 3 नेगेटिव। सबसे पहले हम आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब X मान लीजिए चार्ज इसका है Fe का, 6 लिगेंड्स हैं H2O और इसका चार्ज होता है 0 और ओवरऑल चार्ज जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर होता है वो हम लिखते हैं इक्वल्स टू के इस तरफ। सिंपल मैथमेटिक्स, 6 इंटू 0 0, तो x की वैल्यू आ गई 3, यानी यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। सेम यहाँ पर भी x, 6 CN लिगेंड्स हैं, चार्ज इसका -1 होता है और इसके ओवरऑल चार्ज को हम लिखेंगे इस तरफ -3। जो इनके लिगेंड्स के चार्जेस हैं उसकी जो फोटो है, उसकी जो पिक्चर है, मैं वो शेयर कर दूंगी शॉर्ट्स की फॉर्म में। आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव करके रख सकते हैं। x इक्वल्स टू -3 +6, प्लस माइनस सिंपल है ये भी +3 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पर भी +3। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 18 4s2 3d6। सेम आयरन एटॉमिक नंबर 26, कन्फिग्रेशन आर्गन 18 4s2 3d6। अब उसके बाद आयरन की दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब आयरन अपने ऑर्बिटल्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा और सबसे बाहर वाली शेल होती है फोर्थ शेल, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3D में से जाएगा, तो इसकी कन्फिग्रेशन बन जाएगी आर्गन 18 3d5, सेम आर्गन 18 3d5। 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4s 0 हम लिख सकते हैं, 4s 0। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ ऑर्बिटल्स को लिखना होता है सिंपली, और जो भी लिगेंड का इफेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग या अनपेयर्ड उनको रहने देंगे। पेयरिंग करेंगे या तो उनकी इलेक्ट्रॉन्स की या फिर अनपेयर्ड, और वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ये लिगेंड्स। अब हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा था H2O इज वीक फील्ड लिगेंड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ WFL, यानी वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब नो पेयरिंग, और इसमें CN जो था नो कन को नो, लास्ट में थे ये चारों, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। CN इसके ऊपर चार्ज -1 है जो हमने यहाँ पर भी मेंशन किया था, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स करते हैं पेयरिंग। कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हमारे पास चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, हमें इतना पोर्शन हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा। अगर आपको वैसे याद रहते हैं तो आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, बट इतनी एक्सप्लेनेशन हमें हर क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड होगी अगर वो क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का है और उसमें हमें दो कॉम्प्लेक्सेस में कंपैरिजन करना है। उसके बाद इनके कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग इनके ऑर्बिटल्स मेंशन करोगे। ग्राउंड स्टेट जो हम बेसिक्स करते हुए आते हैं +1 क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो ये यूनिट है ये +2 क्लास में है। ये ग्राउंड स्टेट का 3D,
4s 4p और 4p के बाद 4d। मैं पहले फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए लिख रही हूँ ये। अब 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए लिख रही हूँ। और हमारे पास जो ये है H2, ये वीक फील्ड लिगेंड है, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। अब अगर जो ये लिगेंड्स आएंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ फिल करेंगे, ये वाला लिगेंड यहीं पर इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। जब कल हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, मैंने उसमें बताया था कि अगर लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ एम्प्टी ऑर्बिटल्स में ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेगा। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि एक तो डोनर एटम हो और दूसरा एक्सेप्टर हो। एक दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, एक जो लिगेंड है वो एक पेयर डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन का। हर लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, एक पेयर। ये आपको याद रखना है, लिगेंड्स हमेशा एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तभी वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। और उसी बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से इन कॉम्प्लेक्सेस को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। अब वाटर कितने हैं यहाँ पर, 6। अब इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को मैं स्मॉल क्रॉसेस से शो कर रही हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। 6 लिगेंड्स ने यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे लिख सकते हो, H2O H2O H2O, इस तरह से। अब यहाँ पर एक 4s यूज हुआ, 3 4p यूज हुए हैं और 2 4d, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी sp3d2 और ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स, अब हमने यहाँ पे ग्राउंड स्टेट ही लिखी थी, एक्साइटेड स्टेट नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग होगी ही नहीं, कन्फिग्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो इसी में हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करा दी। अब सेकंड कॉम्प्लेक्स के लिए ग्राउंड स्टेट, थ्री डी, 4s 4p एंड 4d। 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स और हमारे पास Cn नेगेटिव कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी यहाँ पर पेयरिंग होगी। यानी अब यहाँ पर हम एक्साइटेड स्टेट के ऑर्बिटल्स को मेंशन करेंगे। एक्साइटेड स्टेट में इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दोगे, ये इलेक्ट्रॉन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। अब यहाँ पे हमें 4d ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसके बिना ही ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। हमें कितने लिगेंड्स को अटैच करना है, 6 को। 2 ये ऑर्बिटल्स वेकेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये Cn नेगेटिव लिगेंड्स है। हाइब्रिडाइजेशन अब यहाँ क्या होगी, ये 3d, ये 4s, ये 4p, यानी d2sp3। ये भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि यहाँ 6 ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं। अब हमें इसमें बताना था कि ये तो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है लेकिन ये वीकली पैरामैग्नेटिक है। अब इसके आंसर को क्लियरली आप बता सकते हो इन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर इन ऑर्बिटल्स में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नेटिक मूवमेंट अगर निकालो यहाँ से, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, तो वो कितनी आएगी, √n × n+2। वैसे इसमें यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं पूछी है, लेकिन अगर हमें बताना है स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक की ये कितनी वैल्यू पे ये रेंज करेगी इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट और इसकी कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जितनी ज़्यादा यहाँ n की वैल्यू होगी उतनी ही मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी और उतना ही पैरामैग्नेटिज्म।
हम ये यहाँ से इस तरह से बता सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये भी एक टॉपिक होता है क्वेश्चन का। अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? जिसमें अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हो, क्योंकि वैलेंस शेल कौन सी है? फोर्थ शेल। अगर इससे अंदर वाला डी ऑर्बिटल यानी 3D ऑर्बिटल यूज होगा तब तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर बाहर वाला जो 4s है उसी वाला ही 4D ऑर्बिटल यूज होगा तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? FeCN6 3 नेगेटिव, ये होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं वो अंदर वाले यानी 3D वाले यूज हुए हैं। तभी तो कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनी है वो कौन सी बनी है? D2sp3। और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है FeH2O6 3 पॉजिटिव, इसमें बाहर वाला 4D का जो डी ऑर्बिटल है वो यूज हुआ है, इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ये बाहर की तरफ लिखा हुआ है ना बैक साइड में, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ये दूसरे वाला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस एक क्वेश्चन में दो कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, और कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या कौन सा डायमैग्नेटिक है वो भी हम इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोबाल्ट का जो केस है, जो स्पेशल केस है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।